वीडियो के नीचे कमेंट करो दोस्तों, कम से कम 300 कमेंट चाहिए और 200 लाइक चाहिए। अगर आप कमेंट कर दोगे कौन से टॉपिक पे, तो जरूर मैं वो टॉपिक पे वन शॉट वीडियोस लेकर आ जाऊंगा। मैंने एंगल एंड इट्स मेजरमेंट पे वन शॉट वीडियोस प्रोवाइड कर दिया और बहुत ही अच्छा वन शॉट वीडियोस है। अगर आप उसे आराम से 30 मिनट्स में रिवाइज करके जाते हो पेपर में, तो आराम से सब चीजें लिख सकते हो। मुझे पता है कि आपके पेपर स्टार्ट होने वाले हैं, तो आप बता सकते हो कि सर ये टॉपिक पे आप बना दो। तो आज बहुत सारे लोगों के दोस्तों सेट्स एंड रिलेशन ये भी है, तो इसलिए मैं इसका भी वन शॉट बना दे रहा हूँ। अब देखो दोस्तों, इसका वन शॉट बनाने के पहले कुछ चीजें मैं आपको बता दूं। सबसे पहला, अब देखो दोस्तों, यहाँ पे हमें क्या करना है, इसको रोस्टर फॉर्म में लिखना है। प्लीज ध्यान से देखो, इसको हमें कौन से फॉर्म में लिखना है, रोस्टर फॉर्म में। अब रोस्टर फॉर्म में लिखना है मतलब हमें क्या करना है दोस्तों, हमेशा याद रखना कि देखो ये स्टेटमेंट फॉर्म है। मैं हमेशा बोलता हूँ ये स्टेटमेंट फॉर्म है, आपको इसको सिंगल सिंगल फॉर्म में लिखना है। तो यहाँ पे जो भी आपको लेटर दिया है दोस्तों, उसको आपको इस तरह से लिखना है कि इसमें से कोई भी भंडारा में रिपीटेड पर्सन ना आ पाए। मतलब समझ में आ रहा है ना, कि मतलब एक बार अगर रसगुल्ला लिया तो फिर से वो रसगुल्ला ले लेना आ जाए। देखो कभी कभी देखो भंडारा में रहता है ना, गुलाब जामुन एक बार मिल गया, तो जो गुलाब जामुन देता है ना, वो तिरछी नजर से देखते रहता है, ये वापस नहीं आना चाहिए। तो यहाँ पे भी यही मैटर है दोस्तों। जैसे एम आपने लिख दिया, ठीक है सर, एम हो गया। सर ओ आपने लिख दिया, ठीक है, हो गया। सर वी आपने लिख दिया, सर आपने ई लिखा, सर फिर से एम आ गया, फिर से रसगुल्ला लेने आ गया, इसको रिजेक्ट करो, वापस जाओ, वापस नहीं मिलेगा। हाँ, दाल चावल वापस मिलेगा पर रसगुल्ला नहीं। देन दोस्तों यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों, ई भी वापस हो गया, इनको भी वापस कर दो। एन आएगा सर, क्योंकि एन का नहीं हुआ टर्न, और टी। तो ये इसी तरह से दोस्तों देखो, रियल लाइफ से मैथ भी चलता है, तो कोई अलग नहीं है। तो ये हो गया आपका। तो ये तरह आपको रोस्टर फॉर्म पता होना चाहिए कि रोस्टर फॉर्म में अगर स्टेटमेंट दिया तो उसको सिंगल लेटर फॉर्म में आपको क्या करना है दोस्तों, इसे कन्वर्ट करना है। ठीक है सर, ये तो पूरा का पूरा पार्ट बहुत अच्छे से समझा। और दोस्तों इतना मेहनत करो, 12th का टेंशन मत लो। 11th में जो चीजें बता रहा हूँ बस आप करते जाओ। 12th में तो बाकी आपके लिए बहुत सारी चीजें स्पेशल आने वाली है आपके लिए दोस्तों। 12th का हमारे पास रैंकर बैच, सीईटी से रिलेटेड बहुत सारी चीजें, सीईटी और इवन जो रैंकर बैच होगा दोस्तों, उसमें पूरा का पूरा मैथ मैं ही पढ़ाऊंगा। सीईटी वाले पार्ट में ही पूरा मैथ मैं ही पढ़ाऊंगा, तो आपको बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है। और जो पढ़ाऊंगा, आप तो ऑलरेडी मेरे से 10th पढ़े हो, तो आपको पता है कि भाई उसी तरह की चीजें पेपर में आती है। बस 11th में थोड़ा सा ध्यान क्या रखना पता है कि आपकी टीचर ने क्या पढ़ाया है, क्योंकि 11th में कभी कभार क्या होता है, टीचर्स जो चीजें जरूरी नहीं है वो भी पेपर में दे देते हैं, तो इसलिए थोड़ा ध्यान रखना है। अब देखो दोस्तों, यहाँ पे भी दिया है कि ये इंटीजर्स है और इसके बीच का नंबर है। अब देखो दोस्तों, यहाँ पे क्या बोला, एक्स इज ग्रेटर देन -3/2, एक्स इज लेस देन 9/2। तो थोड़ा सा इसका मतलब हम समझते हैं। ये 3/2 मतलब क्या होता है दोस्तों, 1.5। अगर आप डिवाइड करोगे तो 9 का हाफ करोगे दोस्तों, ये कितना आएगा, 4.5। ये देखो, ये नंबर लाइन है, ये 0 है, ये 1 है, ये 2 है, 3 है, 4 है, और ये 5 है। ये -1, -2, -3। हाँ, अब देखो दोस्तों, 1.5 कहाँ पे आएगा, -1 से -2 के बीच में, यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों, -1.5। 4.5 दोस्तों यहाँ पे आएगा। और हमें क्या करना है दोस्तों, यहाँ पे x इज ग्रेटर देन मतलब इससे ज्यादा, और दोस्तों x इज लेस देन मतलब इससे कम, 4.5 से कम। और इंटीजर्स लिखना है, मतलब इंटीजर्स मतलब ये सब नंबर, पॉइंट वाले नंबर्स नहीं चलेंगे। तो दोस्तों इसके बीच में जो भी नंबर है आप लिख दो। तो इसके बीच में क्या क्या आएगा सर, तो यहाँ पे आपने b लिखा, अच्छा वहां पे कुछ नेमिंग था क्या, a, तो यहाँ पे a आप लिख सकते हो। यहाँ बी लिखा आपने, क्या क्या नंबरिंग है सर, -1, सर 0 है, सर 1 है, सर 2 है, सर 3 है, सर 4 भी आएगा, आएगा सर 4। ये हो गया सर। अब यहाँ पे ये पूरा का पूरा पार्ट होने के बाद अब चलते हैं आगे की ओर। अब देखो दोस्तों, यहाँ पे ये दोनों क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से समझना है आपको। जैसे अगर समझो मैं पहला वाला पार्ट लिखूं, तो देखो यहाँ पे ये 0। अब देखो अगर समझो मैं इसको ए सेट के अकॉर्डिंग लिखता हूँ, लेट करके, हाँ, तो मैं किस तरह से इसको, मुझे सेट बिल्डर फॉर्म, सेट बिल्डर फॉर्म मतलब मैं हमेशा बोलता हूँ स्टेटमेंट फॉर्म में लिखना है। अब यहाँ पे इसको स्टेटमेंट फॉर्म में लिखने का दो तरीका हो सकता है, मैं आपको दोनों तरीका समझाता हूँ। देखो एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू, समझो मैंने एक्स बिलोंग्स टू होल नंबर ले लिया। मैंने क्या ले लिया, एक्स बिलोंग्स टू होल नंबर, डब्ल्यू मतलब होल नंबर। होल नंबर मतलब क्या होता है, ऐसे नंबर जो 0, 1, 2, 3 अप टू इंफिनिटी, 0 से स्टार्ट होते हैं। बट अपने को चाहिए कौन सा सर, सर अपने को तो बस 0 चाहिए। सर क्या नहीं चाहिए सर, सर ये नहीं चाहिए, इसको गायब कर दो। तो 1 से जो नंबर स्टार्ट होते हैं उसको क्या बोलते हैं सर, नेचुरल नंबर। तो यहाँ पे आप क्या लिखोगे, एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। पर अपने को नेचुरल नंबर चाहिए क्या, नहीं चाहिए, तो यहाँ पे आप डायरेक्ट क्या लिखोगे, एक्स इज नॉट बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। मतलब हमारा एक्स होल नंबर को बिलोंग करेगा बट नेचुरल नंबर को नहीं करेगा। नेचुरल नंबर को नहीं करेगा मतलब ये रफ हो गया, ये रफ हो गया, तो दोस्तों बच्चा क्या, 0। मतलब हमारा आंसर क्या है दोस्तों, 0। तो आप इस तरह से लिख सकते हो।
तो ये आपका पार्ट है कि इंटीजर्स की तरह भी आप लिख सकते थे, वैसे भी आप मेंशन कर सकते थे। जैसे अभी देखो यहाँ पे ये और करके लिख रहा हूँ कि आपको नॉलेज रहे। और अब देखो ए है, यहाँ पे एक्स है, एक्स बिलोंग्स टू, अगर समझो मैं यहाँ पे इंटीजर्स, या तो मैं यहाँ पे जेड लिखता हूँ, ऐसे भी आप लिख सकते हो। अब ये लिखने के बाद दोस्तों या तो आप इंटीजर्स लिखो, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे दोस्तों इंटीजर्स है, तो देखो हमें, मैं ऐसे लिख सकता हूँ एक्स इज ग्रेटर देन -1 लेस देन 1। तो बताओ, ऐसे भी आप लिख सकते हो, एक्स इज ग्रेटर देन -1 लेस देन 1, मतलब देखो -1 और 1 के ग्रेटर देन -1 मतलब ये, लेस देन -1 मतलब इसके बीच वाला वैल्यूज कौन सा आता है दोस्तों, 0। तो ये दोनों में से आप कोई भी लिख सकते हो, बट ये वाला पार्ट पता होना चाहिए अच्छे से। अब सर ठीक है सर, ये तो समझ में आया सर, ये वाला समझा दो सर। अब देखो ये अगर आपने लिखा है तो ये वाला आपके लिए कोई दिक्कत नहीं है सर। अब देखो दोस्तों यहाँ पे क्या है, 0 है। थोड़ा एक मैं नंबर लाइन बना रहा हूँ, देखो 0 आ गया, ठीक है सर 0 आ गया। +1 -1 मतलब +1 -1, +2 -2, +3 -3, ठीक है। अब आप लिखोगे कैसे सर? तो देखो अगर मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ तो यहाँ पे क्या आएगा, समझो मैं इसको बी ले रहा हूँ, ये वाला लिख रहा हूँ, x सच दैट x बिलोंग्स टू इंटीजर्स, क्योंकि ये सब इंटीजर्स है। मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ दोस्तों x इज ग्रेटर देन, देखो ये और ये आना चाहिए, तो यहाँ पे इससे बड़ा नंबर क्या आएगा, इससे बड़ा नंबर यहाँ पे, मतलब इसके आगे वाला बड़ा नंबर नहीं, -4, और इसके आगे वाला 4। तो आप ऐसे लिख सकते हो, या तो अगर आपको ये दोनों लिखना है तो यहाँ इक्वल टू लिखा करो, तो उसका मतलब होता है -3 भी आएगा और 3 भी आएगा, अगर आपको इक्वल टू लिखना है तो वैसे भी आप लिख सकते हो। तो अपने पास सब तरीका है, आपको जो तरीका अप्लाई करना है वो आप करो, कोई तकलीफ नहीं है दोस्तों। अब यहाँ पे कुछ चीजें मैं आपको समझाना चाहता हूँ, देन इसके बाद कुछ सम्स मैं आपको दे दूं कि उसमें का अगर कोई भी सम आया तो आप इजीली हैंडल कर लोगे। सपोज दोस्तों यहाँ पे x है 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ पे दोस्तों a है 1 2 3, और दोस्तों यहाँ पे b है 3 4 5। अब देखो दोस्तों यहाँ पे आपको हर एक पार्ट में यहीं पे सिखा दे रहा हूँ। अगर इनकेस अगर आपको बोला कि a यूनियन b निकालना है, यूनियन मतलब दोस्तों सब कुछ होता है, ए और बी में जितने भी वैल्यूज है सब है, भंडारा में कोई रिपीटेड नहीं आना चाहिए। 1 2 3 मैंने सब लिखा, यहाँ पे देखो 3 है तो रिपीटेड बस 1 टाइम ही भंडारा में आ सकता है, तो यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों 4 5, मतलब मैंने सब कुछ लिख दिया, जो रिपीट है वो 1 टाइम लिखा, तो हो गया यूनियन, आपको समझ में आ गया। सर इंटरसेक्शन समझा सकते हो? ठीक है समझा देता हूँ यार। इंटरसेक्शन मतलब दोस्तों कॉमन, ये दोनों में ए और बी में कॉमन क्या है सर, 3 हो गया। अब सर इंटरसेक्शन के बाद सर मुझे बताओ कॉम्प्लीमेंट क्या होता है सर? देखो ये भी समझ लो दोस्तों, ए का कॉम्प्लीमेंट अगर आपको निकालना है तो क्या होगा, ए का कॉम्प्लीमेंट मतलब दोस्तों ए के बॉक्सेस में जाओ, जो भी वैल्यूज लिखा है दोस्तों ए के बॉक्सेस में जो भी वैल्यूज लिखा है उसका डायरेक्ट कंपैरिजन यूनिवर्सल सेट से करो, और यूनिवर्सल सेट में और कितने एक्स्ट्रा लोग बैठे हैं उनका वैल्यू यहाँ पे लिखना है। तो देखो ए का कॉम्प्लीमेंट, मैं हमेशा इसको कॉम्प्लीमेंट को टापली बोलता हूँ, यहाँ पे टापली लगा हुआ है, तो ए के अंदर जितने भी वैल्यूज हैं यूनिवर्सल सेट में जाओ, इस ये देखो 1 2 3 को छोड़ दो, बाकी कितना वैल्यूज बचा दोस्तों, 4 5 6 7, मतलब ए के अंदर जो वैल्यूज है वो ऑलरेडी आ चुके हैं, कौन छूट गए हैं, जो छूट गए दोस्तों उसको आपको लिखना है। हमेशा याद रखना, जो छूट गए कहां से छूट गए, यूनिवर्सल सेट में। अगर सपोज आपको बी का कॉम्प्लीमेंट लिखना है तो बी का कॉम्प्लीमेंट कैसे करोगे दोस्तों, बी के अंदर जो भी वैल्यूज है, अब यूनिवर्सल सेट में कौन से नहीं आए, बी में कौन से आ गए, 3 आ गए, 4 आ गए, 5 आ गए, क्या नहीं आया था सर, 1 नहीं आया था सर, 2 नहीं आया था सर, 3 4 5 तो आ गया था सर, 6 और 7 हो गया। अब अगर सर अगर समझो मुझे ए और बी कॉम्प्लीमेंट का इंटरसेक्शन निकालना है, कैसे निकालूंगा, बस ये दोनों को देखो ध्यान से, दोनों में कॉमन क्या है सर, 4 कॉमन नहीं है, 5 कॉमन नहीं है सर, 6 कॉमन है, यस कॉमन है, 7 कॉमन है सर, कॉमन है, हो गया। अब एक और पार्ट आपको बता दूं कि यहाँ पे कहीं पे अगर समझो ऐसा लिखा है एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, तो एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी कहाँ है, यहाँ है, इसमें कितने वैल्यूज है, ओनली 1 वैल्यूज है, तो यहाँ पे 1 आएगा। अगर एन ऑफ ए यूनियन बी बोला है तो ए यूनियन बी में कितने वैल्यूज है दोस्तों, 1 2 3 4 5, तो यहाँ पे टोटल कितना आएगा सर, 5 आएगा। तो इस तरह से ये पूरा का पूरा पार्ट है, तो ये आपको पता होना चाहिए। तो ये पूरा का पूरा पार्ट हो गया आपका, ठीक है। अब यहाँ पे
अब ये सम आप सॉल्व करो। अब ये सम आप यूं ही और एक झटके में आप सॉल्व कर सकते हो। इसमें बहुत सारे सम्स हैं, पर आपको अब बहुत आराम से आप सॉल्व कर लोगे कि अगर कोई भी सम आया तो अगर आपने कॉन्सेप्ट समझ लिया तो। देखो दोस्तों, पहले तो आप ब्रैकेट सॉल्व करो। तो यहाँ पहले मैं बी इंटरसेक्शन सी निकालूंगा। हर बच्चे को सॉल्व करने आएगा दोस्तों। बी और सी में कॉमन क्या है? बी और सी में 3 4 5 6, 4 5 6, 4 5 6। देखो 4 4 5 5 6 6, यस। अब इसके बाद दोस्तों ए यूनियन बी। ए यूनियन बी मतलब दोस्तों सब कुछ। सब कुछ मतलब ए और बी में सब कुछ लिख दो। 1, ठीक है सर, 2, ठीक है सर, 3, ठीक है सर, 4 एंड 5 एंड 6 हमने लिख दिया। अब यहाँ पे सर हमें ए यूनियन सी भी निकालना है। ए यूनियन सी। ए यूनियन सी मतलब सर ए और सी में सर 1 नहीं है, यूनियन ना सब कुछ। अच्छा 1 2 1 2 सी में ना 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। हमने सभी वैल्यूज को लिख दिया यहाँ पे। 1 2 3 4 को 1 टाइम लिखा, 5 6 7 8। हाँ, अब मुझे दोस्तों यहाँ पे पहले एलएचएस ले रहा हूँ। एलएचएस ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी निकालना है। ए कहाँ पे दोस्तों? ये। और दोस्तों बी इंटरसेक्शन सी यहाँ पे। ये दोनों का यूनियन। यूनियन मतलब सब कुछ। 1 2 3 4 पहले लिखो। देखो यहाँ पे 1 2 3 4, ठीक है सर। देन दोस्तों इसके बाद 4 तो ऑलरेडी सी के किसके साथ निकालना दोस्तों? ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी के साथ। बी इंटरसेक्शन सी मतलब ये। तो 1 2 3 4, 4 इसमें भी है तो लिखने की जरूरत नहीं है, 1 टाइम लिखना है। 5 6, तो यहाँ पे क्या आएगा सर? 5 और 6, ठीक है। अब हम आरएचएस निकाल रहे हैं दोस्तों। आरएचएस, आरएचएस क्या है सर? ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी। ए यूनियन बी क्या है सर? ये। ए यूनियन सी क्या है सर? ये। दोनों का इंटरसेक्शन क्या है? कॉमन क्या है सर? 1 2 3 4 5 6, कॉमन क्या है? 1 2 3 4 5 6, ठीक है। अगर आपको इसका हर एक सम वाइज सॉल्व करना है तो वो भी वीडियोस अवेलेबल है, वो मैं लगवा दूंगा। पर और दोनों प्लेलिस्ट मैथ 1 मैथ 2 का भी लगवा देता हूँ वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, जिससे आपको बहुत हेल्प होगा। अब यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे तो एलएचएस विच इज इक्वल टू क्या हो गया दोस्तों? आरएचएस। और हैंस क्या हो जाएगा दोस्तों? वेरीफाइड। कभी कभी इक्वल हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, ये चीज का ध्यान रखना। ठीक है सर, ये तो समझ में आया बहुत अच्छे से। अब देखो दोस्तों, बहुत सारे मैंने देखो मेरा खुद का ऑफलाइन बैच है और मैं इतने सालों से पढ़ा रहा हूँ, तो मैंने ऑब्जर्व किया ना बहुत सारे कॉलेजेस में ये वाला सम डायरेक्ट पूछ लेते हैं, जो बहुत सिंपल सा सम है। और इस लेसन में सबसे ज्यादा डिफिकल्ट होता है बच्चों को फॉर्मूला याद करना, पर मेरे जैसा टीचर ना आपको डायरेक्ट फॉर्मूला याद करवा देगा। अभी जैसे मैं बात करूं यहाँ पे, हाँ, ये एक फॉर्मूला मैं आपको दे दूं। ये फॉर्मूला आपने 9th में पढ़ा है। ए यूनियन बी एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। कभी कभी ये इंटरसेक्शन फॉर्म में, अगर समझो हमको इंटरसेक्शन फॉर्म में चाहिए तो ये ऐसे भी हम लिख सकते हैं, एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, यहाँ पे एन ऑफ ए, एन ऑफ बी, और यहाँ पे आप यूनियन लिख दो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो ये दोनों में से आप किसी भी फॉर्म में फॉर्मूला यूज कर सकते हो। अब जैसे ये सम है, अब देखो दोस्तों यहाँ पे अगर मैं बात करूं, अगर आप ए इंटरसेक्शन बी निकालने जा रहे हो डायरेक्ट, ए यूनियन बी अगर आप समझो निकालने जा रहे हो, तो आपको एन ऑफ ए चाहिए, है सर, एन ऑफ बी है। प्रॉब्लम क्या है? ए इंटरसेक्शन बी नहीं है, वो नहीं है। अगर समझो आप ए इंटरसेक्शन बी निकालने जा रहे हो इस फॉर्मूले से, तो आपके लिए ए यूनियन बी नहीं है। तो ये प्रॉब्लम हो गया दोस्तों यहाँ पे। तो इसलिए यहाँ पे कुछ ना कुछ फॉर्मूला आएगा, और जो फॉर्मूला मैं आपको एक झटके में याद करवा दे रहा हूँ। देखो ए यूनियन बी का यहाँ पे क्या फॉर्मूला आएगा पता है? यहाँ पे इसी के अंदर दिया हुआ है दोस्तों, एन ऑफ एक्स में से इसको माइनस कर दो। एन ऑफ एक्स में से किसको माइनस कर दो? एन ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, मतलब उसी में से उसी को माइनस करके लिख दो। एन ऑफ एक्स कितना है दोस्तों? एन ऑफ एक्स की अगर मैं वैल्यू की बात करूं तो कितना है सर? 50। ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट का आंसर कितना है? 5, विच इज इक्वल टू कितना आएगा सर? 45। तो यहाँ पे एन ऑफ ए यूनियन बी का आंसर कितना आएगा सर? 45। सम नंबर फर्स्ट कंप्लीट। सम नंबर सेकेंड, अब देखो दोस्तों आपको यूनियन मिल गया है, तो आप डायरेक्ट ये फॉर्मूला यूज कर सकते हो, ये वाला। तो देखो मैं यहाँ पे अगर मुझे ये निकालना है, एन ऑफ
ए इंटरसेक्शन बी, मैं क्या करूंगा एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी माइनस एन ऑफ ए यूनियन बी। एन ऑफ ए कितना है सर, एन ऑफ ए कितना है सर 35, सर ये कितना है सर 20, एन ऑफ ए यूनियन बी कितना है सर, सर 45। सर दोनों को प्लस करो, 55 माइनस 45, सर आंसर इज 10। तो एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी का आंसर कितना है सर 10, ये भी हो गया सर। अब ये होने के बाद सर अब तीसरा पार्ट अगर मैं लिखूं तो देखो यहाँ पे थर्ड पार्ट, अगर मैं यहाँ पे थर्ड पार्ट लिखूं तो एक सेकेंड ना कॉल आ रहा है। हाँ, थर्ड पार्ट अगर मैं यहाँ पे लिखूं तो थर्ड पार्ट में क्या आएगा सर, ये दो हो गया। अब यहाँ पे अगर हम ध्यान से देखें तो थर्ड पार्ट में अगर मैं देखूं तो एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, पाठक जी का कॉल आ रहा है, पाठक जी को जानते हो ना आप लोग, 10th में देखे हो ना। अब मैं हमेशा क्या बोलता हूँ दोस्तों, अगर ये फॉर्मूला याद रखना है, इसमें इंटरसेक्शन है तो सबसे पहली बात टापली किसको नहीं लगा है उसका नाम लिखो, सर बी को टापली नहीं लिखा है। और ये सेम टू सेम प्लेन टापली की तरह लिख दो, प्लेन टापली मतलब कहीं पे टापली मत दिखाओ। तो एन ऑफ बी कितना है सर, एन ऑफ बी, सर एन ऑफ बी कितना है 20, एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी कितना है सर 10, आंसर इस कितना आएगा सर 10। हो गया, ये भी आपका सॉल्व हो गया। अब यहाँ पे सम नंबर फोर्थ अगर मैं सॉल्व करने जाऊं तो एन ऑफ ए यूनियन सॉरी इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट अब देखो टापली किसको नहीं पड़ा है, आप बोलोगे सर ए को, तो यहाँ पे क्या आएगा एन ऑफ ए माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। एन ऑफ ए कितना है सर, एन ऑफ ए की अगर मैं बात करूं कितना है सर 35 माइनस इंटरसेक्शन का आंसर कितना है दोस्तों 10, आंसर इज 25। तो देखो यहाँ पे हमने सभी आंसर्स ला दिए, ऐसे कभी कभी 4 मार्क्स में पूछ लिया जाता है तो आपको पता होना चाहिए। अब चलते हैं आगे की ओर, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर दोस्तों। अब अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़े तो देखो दोस्तों यहाँ पे वर्ड प्रॉब्लम है, और इस वर्ड प्रॉब्लम को पढ़ने के पहले कुछ चीजें हमें क्लियर पता होनी चाहिए, तो वो भी आपको बता दूं मैं। देखो वर्ड प्रॉब्लम के पहले ना आपको एक फॉर्मूला पता होना चाहिए, ये एन ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी, अगर तीन लोग हैं तो किस तरह से फॉर्मूला आएगा। इसको हम वेन डायग्राम से भी सॉल्व कर सकते हैं, वेन डायग्राम से थोड़ा सा सम जल्दी सॉल्व होता है, पर कभी कभी कैसा होता है टीचर्स ना वेन डायग्राम के ऊपर मार्क्स देते नहीं है, वो बोलते ही नहीं पूरा रूल वाइज आप सॉल्व करके लेकर आओ, तो इसलिए आपको ये भी पता होना चाहिए। तो एन ऑफ ए तीनों को प्लस कर दो, एन ऑफ बी और एन ऑफ सी माइनस, अब स्टार्टिंग का दो ले लो, एन ऑफ इंटरसेक्शन लेना ए इंटरसेक्शन बी, फिर लास्ट का दो बी इंटरसेक्शन सी, देन फर्स्ट एंड लास्ट ए इंटरसेक्शन सी। अब यहाँ पे देखो दोस्तों ए इंटरसेक्शन बी, बी इंटरसेक्शन सी एंड ए इंटरसेक्शन सी, और दोस्तों लास्ट में तीनों का, चलो इसको यहाँ ही लिख देता हूँ, हाँ बाद में आपको क्या करना है, तीनों का इंटरसेक्शन एक साथ लेना है, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। तो ये आपका पूरा का पूरा पार्ट है, ये आपको पता होना चाहिए। अब देखो दोस्तों यही फॉर्मूला मैं यहाँ पे यूज करने वाला हूँ, देखो यहाँ, अब यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे तो क्या क्या चीजें आ सकती है। देखो दोस्तों लेट एन ऑफ, देखो यहाँ पे पहले तो मैं स्टार्टिंग में कुछ कंसिडरेशन ले रहा हूँ, कैपिटल एक्स को मैं क्या ले रहा हूँ दोस्तों 200 स्टूडेंट, तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट यहाँ पे क्या लिखूंगा टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट। ये आपने 9th क्लास में ना ये सब सम सॉल्व किए, पर आपको पता होना चाहिए। अब देखो दोस्तों यहाँ पे ए ले रहा हूँ, बी ले रहा हूँ और सी ले रहा हूँ। ए मतलब क्या आएगा दोस्तों, देखो हु अपीयर अ सर्टेन एग्जामिनेशन 30 स्टूडेंट फेल इन 35 स्टूडेंट फेल इन सीईटी, तो यहाँ पे आप क्या लिखोगे स्टूडेंट फेल्ड इन सीईटी, यहाँ पे क्या आएगा स्टूडेंट फेल्ड इन सीईटी के बाद क्या आएगा सर नीट, और यहाँ पे क्या आएगा स्टूडेंट फेल्ड इन नीट के बाद क्या आएगा सर जेई। तो ये तीनों हो गया, ए मतलब सेट ऑफ स्टूडेंट फेल्ड इन सीईटी, स्टूडेंट जेई और नीट। अब देखो दोस्तों यहाँ पे मैं कुछ गिवन डेटा लिख रहा हूँ, देखो दोस्तों एन ऑफ ए, एन ऑफ बी, एन ऑफ सी, एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, एन ऑफ बी इंटरसेक्शन सी, एन ऑफ सी ए इंटरसेक्शन सी लिख देता हूँ,
और एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी विच इज, इतना हमारे पास डेटा होना चाहिए। क्या ये डेटा इसमें से मिलेगा, देखते हैं। अब देखो दोस्तों यहाँ पे एन ऑफ ए, अब देखो यहाँ पे पहला कि इन अ क्लास ऑफ 200 स्टूडेंट हु अपीयर अ सर्टेन एग्जामिनेशन 35 स्टूडेंट फेल्ड इन सीईटी, जो स्टूडेंट नंबर ऑफ स्टूडेंट फेल इन सीईटी मतलब ये यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों 35। मैं हमेशा बोलता हूँ कि स्टार्टिंग का पहले आप 2-3 महीने 11th पढ़ो और उसके बाद आप डिसाइड करो कि आपको सीईटी करना है कि जेई करना है कि नीट करना है, फिर अपने आप को आप डिसाइड करके कवर कर सकते हो। या आप पहले स्टार्टिंग का 15 दिन आप पहले दोनों सिलेबस पढ़ के देखो फिर डिसाइड करो, नहीं तो फिर बहुत बार ऐसा होता है, आपने फील भी किया होगा कि स्टूडेंट ज्वाइन हो जाते हैं और उसके बाद उनको अब देखो आपको धीरे धीरे फील हो रहा होगा, अभी जब आप 12th में जाओगे तो फील होगा यार मैंने डिसीजन गलत लिया, और इसकी वजह से 90% स्टूडेंट अपने सक्सेस तक नहीं पहुंच पाते, क्योंकि आपने अपने अंदर की चीज ही नहीं देखी। आपने स्टार्टिंग में वो जब आप जाओगे तो कोई ऑफलाइन क्लास में आपको कैसे बहुत बड़े बड़े सपने दिखाते हैं और लास्ट में कोई सपना आपका पूरा नहीं होता है, क्योंकि आपने अपने अंदर का टैलेंट नहीं देखा है कि जब तक आप नहीं मेहनत करोगे तब तक कुछ नहीं होने वाला है दोस्तों। इसलिए कभी भी लाइफ में डिसीजन जेई करना है कि नीट करना है कि सीटी करना है, सोच समझ के लेना चाहिए कि क्या मेरे लिए जरूरी है, वो आपको करना चाहिए दोस्तों। एन ऑफ बी, अब देखो दोस्तों यहाँ पे 40 स्टूडेंट इन नीट, नीट में कितने स्टूडेंट फेल हुए दोस्तों 40 स्टूडेंट। एन ऑफ सी 40 इन जेई, जेई में कितने स्टूडेंट फेल हुए दोस्तों 40। 20 फेल्ड इन सीईटी एंड नीट, तो सीईटी और नीट मतलब क्या है दोस्तों, सीईटी और नीट ए और बी। देन दोस्तों 17 नीट और जेई, नीट मतलब नीट और जेई मतलब बीसी, बीसी में कितना आएगा दोस्तों, दोनों में फेल है मतलब इंटरसेक्शन है ना, कॉमन है। देन दोस्तों इसके बाद 15 इन सीईटी एंड जेई, सीईटी और जेई, सीईटी एंड जेई, तो ये कितने हैं दोस्तों, ए और सी में कितने हैं 15। एंड दोस्तों 5 स्टूडेंट फेल इन ऑल 3 एग्जामिनेशन, बेचारे 5 लोग की तो नसीब सबसे खराब थी और सब में फेल हो गए। और देन हाउ मेनी स्टूडेंट डिड नॉट फेल्ड इन एनी एग्जामिनेशन। दोस्तों मैं हमेशा बोलता हूँ कि ये यूनियन का मतलब क्या होता है दोस्तों, सब कुछ। इस यूनियन का मतलब क्या होता है दोस्तों, सब कुछ। तो ये आपको, ये यूनियन के फॉर्मूले से आपको ये पता चल जाएगा कि कितने लोग फेल हैं। और यहाँ पे क्वेश्चन में क्या पूछा है कि डिड नॉट फेल्ड इन एनी एग्जामिनेशन, हाउ मेनी स्टूडेंट डिड नॉट फेल्ड इन एनी एग्जामिनेशन। तो आप क्या करोगे दोस्तों, अगर आपको फेल वाले नंबर्स पता चल जाए तो आप क्या करोगे, टोटल नंबर है उसमें से फेल्ड वाले को माइनस कर दो, पता चल जाएगा कि कितने लोग फेल्ड नहीं हुए। तो आप तुरंत आंसर निकाल सकते हो दोस्तों। जैसे मैं बोलूं कि मेरे क्लास में 50 लोग हैं और समझो आज मेरे क्लास में ना 30 लोग आए, तो बताओ कितने लोग नहीं आए। तो आपने क्या किया, 50 में से 30 माइनस किया, बोलोगे सर 20 नहीं आए, सर 20 नहीं आए। अब यहाँ पे ये पूरा का पूरा पार्ट हो गया, ठीक है। अब देखो मैं इसको फॉर्मूले वाइज लिखता हूँ। देखो सबसे पहले तो मैं ये करूंगा कि कितने स्टूडेंट फेल्ड हुए, तो यहाँ पे देखो मैं निकालूंगा टोटल नंबर ऑफ फेल्ड स्टूडेंट। टोटल नंबर ऑफ फेल्ड स्टूडेंट निकालना है तो यूनियन से निकलेगा। एन ऑफ ए कितना है 35, ये कितना है सर 40, सर ये कितना है 40, सर इंटरसेक्शन में पहला इंटरसेक्शन कितना है 20 17 15, डायरेक्ट लिखता हूँ ना 20 17 15 प्लस 5। देखो यहाँ से जो भी हमारे पास गिवन डेटा था हमने सब लिखा। पाठक जी लगातार फोन कर रहे हैं। अब यहाँ पे अगर मैं प्लस करूँ, देखो 40 40 कितना होता है दोस्तों 80, उसमें अगर आप 35 प्लस करोगे तो 90 100 115। अब 115 ये है और ये सभी को प्लस कर दो 20 15 15 30 32 32 52 52, ये 5 प्लस कर दो तो ये 120 हो जाएंगे। और ये आई थिंक दोस्तों कितना हो रहा है 20, और अगर मैं इसमें देखो -20 15 15 30 32 32 52, तो ये 52 हो जाएंगे। अगर मैं इसमें से माइनस करूँ 120 और 52, तो देखो 10 ये 8 हो जाएगा। और यहाँ पे अगर मैं माइनस करूँ तो ये कितना हो जाएगा दोस्तों, ये 11 माइनस 5 68। तो ऐसे कितने स्टूडेंट है दोस्तों जो फेल्ड है, 68 है दोस्तों। ऐसे टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने हैं 68 है, जो कहीं ना किसी सब्जेक्ट में फेल हुए हैं। अब हमें क्या चाहिए कि हाउ मेनी स्टूडेंट डिड नॉट फेल्ड इन एनी एग्जामिनेशन। तो यहाँ पे देखो मैं लिखूंगा नंबर ऑफ स्टूडेंट डिड नॉट फेल्ड
in did not fail in any एग्जामिनेशन। तो आपको क्या करना है दोस्तों, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट में से जो फेल वाले हैं ना दोस्तों, ए यूनियन बी यूनियन सी करके निकाल देना है। तो टोटल कितने, 200 माइनस 68 कितना आया दोस्तों, माइनस करके कमेंट सेक्शन में बता दो फटाक से। अब यहाँ पे दोस्तों दूसरा क्वेश्चन क्या बोल रहा है, फेल्ड इन नीट और जेई। ऐसे कितने स्टूडेंट है जो नीट और जेई में फेल्ड है। नीट मतलब दोस्तों बी, जेई मतलब सी। तो आपको बस और कहीं पे आया ना, तो आप हमेशा याद रखना इंटरसेक्शन निकालना। तो मैं सेकेंड वाला पार्ट सॉल्व करो, एन ऑफ बी, सॉरी अगर कहीं और आया तो यूनियन निकालना है, बी और सी। तो एन ऑफ बी प्लस एन ऑफ सी माइनस एन ऑफ बी इंटरसेक्शन सी। अब देखो एन ऑफ बी है आपके पास, बी है, देखो सब डेटा यहाँ पे है। अब जस्ट इसमें पुटिंग करो और फट से आंसर बताओ। कमेंट सेक्शन में इसका आंसर मुझे मिलना चाहिए, जल्दी से कमेंट सेक्शन में इसका आंसर बताओ। अब ये हो गया सर, देखो ये। अब बहुत सारे लोग, अब देखो अगर किसी को वेन डायग्राम से सॉल्व करना है तो वेन डायग्राम से भी मैं बता दे रहा हूँ किस तरह से सॉल्व करते हैं। कि अगर किसी किसी को रहता है ना कि मेरे को वेन डायग्राम से जल्दी सॉल्व करना है, तो वेन डायग्राम वाला भी है। पर कभी कभी टीचर्स क्या करते हैं पता है, वेन डायग्राम में मार्क्स देते नहीं है क्योंकि इसमें लिखना नहीं रहता है और फास्ट आंसर आ जाता है। जैसे अब देखो यहाँ पे दो कंपोनेंट का पार्ट है, दो कंपोनेंट का तो मैं हमेशा बोलूंगा वेन डायग्राम से ही बनाओ। अब जैसे यहाँ पे देखो देयर आर 260 पर्सन विद स्किन डिसऑर्डर, 260 स्टूडेंट मतलब पर्सन है उनको स्किन डिसऑर्डर है। 150 हैड एक्सपोज टू केमिकल ए, 74 एक्सपोज टू केमिकल बी और 36 टू बोथ केमिकल ए एंड बी। देखो दोस्तों ये स्किन डिसऑर्डर ड्यू टू केमिकल ए है, ड्यू टू केमिकल बी है। और अगर हम ध्यान से देखें तो यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पे 36 टू बोथ केमिकल, मतलब दोनों में कॉमन वाला पहले लिखो 36, ये हमेशा याद रखना। अब यहाँ पे क्या लिखा है दोस्तों, 150 हैड बीन एक्सपोज टू केमिकल ए। तो 150 में से आपको क्या करना है, 36 को माइनस करना है। तो यहाँ पे 10 में से 6 माइनस करोगे तो 4, यहाँ पे आप 4 में से 3 माइनस करोगे तो 1, और यहाँ पे 1। तो आंसर कितना आएगा दोस्तों, 114। ये हमेशा लिखा करो। और दोस्तों इसके बाद कितना बोला है, 74 टू केमिकल बी। तो 74 बोला है ना, 74 36 माइनस करो, 14 माइनस 6 8, और यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे तो 6 माइनस 3 आंसर इज, तो यहाँ पे कितना आएगा दोस्तों 38। अब यहाँ पे ये हमेशा लिख लिया करो। अब आप आराम से बता सकते हो अगर किसी ने बोला कि स्किन डिसऑर्डर ड्यू टू ओनली केमिकल ए, बस केमिकल ए की वजह से, तो 114। अगर बोलेंगे कि केमिकल बी नॉट केमिकल ए, तो बस क्या आएगा 38। और अगर बोलेंगे स्किन डिसऑर्डर के नंबर्स टोटल कितने हैं, तो ये पूरे का प्लस कर दो। अब देखो दोस्तों यहाँ पे केमिकल ए बट नॉट केमिकल बी, मतलब केमिकल ए की वजह से स्किन डिसऑर्डर हो रहा है पर बी की वजह से नहीं। तो ये पूरा बी में आ रहा है, तो बस ए में यही वाला पार्ट है यहाँ तक। तो ये 114 इसका आंसर आएगा। केमिकल बी बट नॉट केमिकल ए, तो केमिकल बी में दोस्तों ये आएगा, इसके पहले का नहीं आएगा। और केमिकल ए और बी, मतलब आपको यहाँ पे क्या करना है, ए और बी, मतलब ये पूरे का या तो आप प्लस कर दो या तो आपको क्या करना है दोस्तों, यहाँ पे ए यूनियन बी निकाल दो, एन ऑफ ए एन ऑफ बी और माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। बस याद रखना एन ऑफ ए फिर आपका ये हो जाएगा, एन ऑफ बी आपका ये हो जाएगा, और ये आपका एन ऑफ एन ए इंटरसेक्शन बी। या तो वेन डायग्राम से आप सभी को प्लस कर दो तो भी आंसर आ जाएगा। तो ये वेन डायग्राम से ये चीजें बहुत फास्ट होती है और बहुत आसानी से आपको समझ में आती है। अब चलते हैं दोस्तों आगे की ओर, आगे का पार्ट कंप्लीट करते हैं। चलते हैं आगे की ओर। नेक्स्ट पार्ट है राइट डाउन दी पावर सेट। देखो पावर सेट पे भी बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है। अब आपको अगर पावर सेट फाइंड आउट करना है तो कैसे करते हैं, देखो पावर सेट में सबसे पहले आपको नल सेट ले लेना है। नल सेट मतलब एम्प्टी सेट। पहला हमने एम्प्टी सेट ले लिया, फिर सिंगल सिंगल लेना है, सिंगल 1 सिंगल 2 सिंगल 3, ठीक है। फिर दो दो को लेना है, स्टार्टिंग का पहला दूसरा, पहला दूसरा। फिर क्या करना है, पहला तीसरा, या तो आप पहला दूसरा लिया दूसरा तीसरा ले लो। और देखो पहला तीसरा ले लिया, फिर इसके बाद दोस्तों दूसरा तीसरा ले लो। और दोस्तों इसके बाद पूरा एक साथ लेना है, 1 2 3। और टोटल नंबर ऑफ पावर सेट में वैल्यूज कितने होंगे दोस्तों, वो कैसे पता चलेगा पता है, 2 लो और यहाँ पे कितने वैल्यूज है 3, तो यहाँ पे 3 रखो, 8 होना चाहिए। तो यहाँ पे 8 वैल्यूज होने चाहिए, 1 2 3 4 5 6 7 8, परफेक्ट है। कैसे लिखा, पहला एम्प्टी, फिर सिंगल सिंगल 1 2 3, फिर स्टार्टिंग का दो, फर्स्ट एंड लास्ट, फिर सेकेंड एंड लास्ट, या तो फर्स्ट एंड सेकेंड लो, फर्स्ट एंड लास्ट, फिर सेकेंड एंड लास्ट, ऐसे इजी है ये।
देन इसके बाद दोस्तों पूरा एक साथ ले। तो ये पावर सेट पे भी बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है, इसलिए मैंने इसको वन शॉट वीडियोस में इंक्लूड किया है। फिर ये छोटे मोटे क्वेश्चन हैं दोस्तों जो आपको पूछे जाते हैं, ये कभी कभार 1 मार्क्स के लिए आ सकता है, ये तो बच्चे वाला सम है। यहाँ पे देखो दोस्तों x माइनस 1 इसको हम इक्वेट किससे करेंगे 1 से, y प्लस 4 इसको हम इक्वेट किससे करेंगे 2 से, देन x विच इज इक्वल टू 1 माइनस 1 वहां पे गया प्लस 1, x इक्वल टू कितना आएगा दोस्तों 2, y विच इज इक्वल टू माइनस 4, देन y इक्वल टू आंसर इज माइनस 2। तो ये बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है, बस आपको पर पता होना चाहिए कि सर हाँ ऐसा हो सकता है। अब देखो दोस्तों ये वाला पार्ट किस तरह से है, ये इसको हम कार्टेशियन प्रोडक्ट बोलते हैं। अब देखो दोस्तों कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालते कैसे, जैसे अगर समझो यहाँ पे p का वैल्यू हमें दिया है 1 2 3, q का वैल्यू हमें दिया है 1 4, और हमें क्या निकालना है दोस्तों p क्रॉस q। अब p क्रॉस q मैं कैसे निकाल सकता हूँ, प्लीज ध्यान से देखना। p क्रॉस q निकालना है मतलब p का q के साथ, तो 1 को 1 के साथ लो, तो पहला आएगा 1 1, 1 को 4 के साथ लो 1 4, यहाँ a भी रहेगा तो a भी वैसे ही जाएगा। अब पहला हो गया, अब दूसरा 2 को 1 के साथ लो, अब 2 को 4 के साथ लो, अब ये हो गया 3 को 1 के साथ लो, अब 3 को 4 के साथ लो, ये हो गया पूरा। तो इस तरह से आपको लिखना है। अगर समझो यहाँ पे q इंटू पी आया तो आपको q के ओर से आना होगा दोस्तों। पहले देखो 1 को 1 के साथ लो, ठीक है सर ले लिया, 1 को 2 के साथ लो और 1 को 3 के साथ लो। अब आई थिंक आपको आइडिया आ गया, 4 को 1 के साथ लो, 4 को 2 के साथ लो, 4 को 3 के साथ लो, सर हो गया। तो ये पूरा का पूरा पार्ट हो गया। अब ये होने के बाद दोस्तों आता है नेक्स्ट आपको यहाँ पे डोमेन और रेंज बताने के लिए। वैसे तो एक कोड डोमेन होता है, वो हम पढ़ेंगे फंक्शन लेसन में। अगर कोई नीचे कमेंट सेक्शन में अगर 300 कमेंट फंक्शन का आ गया तो फंक्शन का वन शॉट आ जाएगा। अब यहाँ पे अगर हमें ये वाला पार्ट सॉल्व करना है तो किस तरह से हम सॉल्व कर सकते हैं, प्लीज ध्यान देना। देखो दोस्तों सबसे पहले ना आपको ऑर्डर पेयर बनाना होगा, जैसे मैंने यहाँ पे बना रहा हूँ, देखो यहाँ पे। अब यहाँ पे क्या बोला है दोस्तों, a और a स्क्वायर। अब यहाँ पे a और a स्क्वायर मतलब दोस्तों a क्या है दोस्तों, प्राइम नंबर लेस देन 15। प्राइम नंबर मतलब ऐसा नंबर जो खुद के टेबल में आता है और किसी के टेबल में नहीं आता, 1 के टेबल में आता है। तो और 2 जो दोस्तों प्राइम नंबर है, ये आपको पता होना चाहिए। तो पहला तो 2 लिखा, दूसरा क्या आएगा दोस्तों 3, सर 5, सर 7, सर 9 आएगा, 9/3 के टेबल में आता है, 9 नहीं आएगा, 11 आएगा, सर 11 के बाद सर 13, सर 15 आएगा, नो नो भाई 15 भी टेबल में आता है और वैसे तो लेस देन 15 बोला है। तो देखो 2 3 5 7 11 और 13। अब यहाँ पे दोस्तों हमें क्या करना है, ये देखो बोला इसी का स्क्वायर ले लो, 2 का स्क्वायर कितना 4, इसका कितना 9, इसका कितना 25, 7 का कितना 49, 121, 169। अब आपको क्या करना है दोस्तों, डोमेन लिखना है और रेंज लिखना है। अब देखो मैं यहाँ पे डोमेन लिख रहा हूँ, डोमेन, और दूसरा क्या लिख रहा हूँ दोस्तों, रेंज। डोमेन क्या होगा दोस्तों, डोमेन मतलब आपको क्या करना है, फर्स्ट वाले वैल्यूज, जैसे यहाँ पे 2 है 3 है, फर्स्ट वैल्यूज 5 है 7 है 11 है 13 है। एक और चीज ध्यान रखना, कभी कभी कुछ वैल्यूज रिपीट होते हैं, उसको 1 टाइम ही लिखना है। जैसे यहाँ पे भी 2, यहाँ पे 2 है तो 1 टाइम ही 2 लिखना। अब रेंज अगर आप लिख रहे हो तो प्लीज मुझे कमेंट करो, जो सेकंड वाले वैल्यूज हैं वो रेंज में आएंगे, तो आप कमेंट करके मुझे बता सकते हो। तो इसी के साथ दोस्तों इस लेसन में जितना भी मैंने कराया, बस आप अपने पेपर में पहुंच जाओ, आपको खुद आइडिया आ जाएगा कि जो चीज़ें मैंने कराया है तो आपको वो पेपर पे दिखाई दे रहा है कि नहीं। और वैसे तो मैंने सब चीज़ें वीडियोस बना के अपलोड किया है, बट यहाँ पे आपको क्विक रिवीजन 1 शॉट में चाहिए था, जो मैंने बना के दे दिया। तो अब आप जो 1 शॉट बोलोगे वो मैं लेकर आऊँगा, और बस आप नीचे कॉमेंट करो, जरूर मैं लेकर आऊँगा। जय हिंद दोस्तों।